Hey there everyone, my name is Kritika and I am your economics educator at ExamWord। तो आज जैसा आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, तो प्लीज़ गो एंड फिल योर फॉर्म फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जामिया मिलिया इस्लामिया का 2022 का MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बिकॉज कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके पेपर्स मिल पाना और उनके सॉल्यूशन मिल पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, और इसके थ्रू मैं आपको ये भी बता पाऊंगी कि व्हाट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और आपको किन एरियाज पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ की ऑफ succeeding in the examination, just because whatever being asked in the previous year questions not exactly the same but the themes are being repeated, और ये पैटर्न आप हर एंट्रेंस में देख सकते हैं, whether it is CUET PG, whether it is DSE entrance or it's Jamia entrance. So today we are going to help you to crack Jamia Millia Islamia entrance so that you can get admission in your dream college. And of course, even if you're not approaching to go in that university, still previous year questions play a very crucial role in ensuring your success in the main exam which you are targeting. So different universities के papers आपको solve करने चाहिए, ये आपको holistic view देते हैं about what are the kind of questions are being asked and what kind of questions are being repeated. So that's why today we are going to do the same. Okay, so let's get started. So the first question is the chairperson of 15th Finance Commission. So इसका correct answer है N.K. Singh. Nand Kishore Singh was the first chairperson, the chairperson of 15th Finance Commission. Okay. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट, हमें एक फंक्शन गिवन है q इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव गिवन कि फाइंड लिमिट v टेंड्स टू 1 q। तो हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। सो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, CUET PG के लिए हमारा जो कोर्स चल रहा है ExamWord पर, तो मैंने आपको उस कोर्स में बताया हुआ है, आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट और एक फाइनाइट लिमिट पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So even if you are not, you can see here. Otherwise, I would recommend you to join the course as soon as possible for the CUET PG MA Economics entrance, because that is going to help you grasp the concept, as well as I will be telling you what are the areas of focus for CUET. किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन को अवॉइड करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सी वो बुक्स हैं, कौन सी वो रिसोर्सेज हैं. All these information will be given to you as a spoon feeding. I'll be preparing everything for you. You have to just come, study, revise and give the mocks and give the paper, and your good rank will be ensured. So हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता है कि जब भी लिमिट होती है तब हमें हमेशा इंश्योर करना होता है कि कोई भी 0/0 फॉर्म ना बने. सो अगर हम 1 को सीधे के सीधे इसमें सब्सटीट्यूट करा देंगे, लेट्स से लिमिट v टेंड्स टू 1 माइनस v द स्क्वायर 1 माइनस v, ठीक है. तो अगर हम इसमें सीधे 1 पुट करा देंगे तो 1 माइनस 1 दैट वुड बी 0. सो 0/0 फॉर्म बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाँ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली ये जो आइडेंटिटी है, सो हाउ डू वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ये जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड कर देंगे और डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल आउट कर देंगे. लेट्स सी, लिमिट
v tends to 1, 1 minus v, 1 plus v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी. सो इससे इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट लिमिट v टेंड्स टू 1, 1 प्लस v. तो जब हम लिमिट की वैल्यू इस v में पुट कर देंगे सो वी विल गेट 1 प्लस 1 2. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2. ओके, सो दैट्स हाउ we are going to solve this question. Next question is, if the interest payment are subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be, so the remainder will be primary deficit. ठीक है, और मैंने ये आपको बताया है बजट वाले वीडियो में कि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो डिफरेंस होता है द फिस्कल डेफिसिट, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट. ओके, क्वेश्चन है कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं. तो ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती हैं जिनके बदले में कुछ और नहीं मिल रहा होता है. फॉर एग्जांपल पेंशन, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज. गवर्नमेंट्स जब ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, चाहे वो इंडिविजुअल्स को हो या किसी और एंटिटी को, एनजीओज को, तो उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों बोलते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है. तो आपको बता दूं कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम यानी कि ट्रांसफर पेमेंट से जो इनकम हुई है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की पेंशन जो उसको मिली है वो उसके वर्क से नहीं मिली है, दैट इज नॉट समथिंग दैट ही अर्न, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर होगा पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस. ओके, if we twice flip a balanced coin, what is the probability of getting at least one head? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब हम दो कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमारे लिए तैयार होता है HH, HT, TH एंड TT. ठीक है, सो इन चार उसमें से हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब वन हो और वन से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये तीन टर्म्स में हमें कम से कम एक हेड तो देखने को मिल रहा है. तो हम इसका करेक्ट प्रोबेबिलिटी होगी 3/4. आउट ऑफ 4 वी रिक्वायर 3. सो द करेक्ट आंसर विल बी B, 3/4. ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोइकास्टिक वेरिएबल्स आर. स्टोइकास्टिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है. मैं आपको बता दूं जामिया के एंट्रेंस में इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन पूछा जाता है. बिकॉज व्हाई डू दे टारगेट दिस पोर्शन? बिकॉज बहुत सारे बच्चे इकोनोमेट्रिक्स को एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और वहाँ पर एक लेयर तैयार हो जाती है कि जिनने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा. सो इस जगह पर आपको ये हेल्पफुल होगा कि अगर आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ के जाएंगे दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो स्टोइकास्टिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो रैंडम डिस्टर्बेंसेस को हमें जो बताते हैं. ठीक है, तो वो रैंडम डिस्टर्बेंसेस को बताने वाले जो टर्म्स होंगे उनको हम बोलेंगे स्टोइकास्टिक वेरिएबल्स, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस रखते हैं. बिकॉज दे आर रैंडम सो दे मस्ट हैव सम प्रोबेबिलिटी, दे आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. व्हाट पॉपुलेशन सेंसस डेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो हम जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में हम बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और पॉपुलेशन इज अ सेंसस इज अ टाइम सीरीज डेटा, क्योंकि ओवर द ईयर्स भी होती है और क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स में भी हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा. और ऐसे डेटाज को जो क्रॉस सेक्शनल भी है और टाइम सीरीज में भी है इन नेचर, उनको हम पूल्ड डेटा बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी पूल्ड डेटा. अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पूल डेटा या पैनल डेटा, बिकॉज बोथ आर काइंड ऑफ द सेम. सो लेट मी टेल यू पूल डेटा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग यूनिट्स की वो कर रहे होते हैं. हम सिर्फ एक यूनिट का टाइम सीरीज पर नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सिर्फ एक यूनिट को टाइम सीरीज पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ penal data, it will be a pool data because different units are being considered here as a cross sectional data. Okay,
Question number 8 is RBI was formed on the recommendation of Hilton Young Commission. Okay, so this would be the correct answer. ये काफी factual है. A lot of factual questions are being asked. So for being good at facts, what you have to do, आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और उनको रिवाइज करना होगा. आपको बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे जिनको अगर आप रिपीटेडली सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी कॉन्क्रीट इन योर मेमोरी एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प इन द ट्रू एग्जामिनेशन. अगर आप इसी पेपर को कंपेयर करेंगे यूजीसी नेट के PYQs से, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कंप्लीटली सिमिलर क्वेश्चंस, लाइक वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए हो जैसे. एग्जैक्टली. ठीक है. So if the consumer has a utility function x1 x2 to the power 4, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि इट्स अ कॉप-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन. ओके, कॉप-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन जिसमें अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है 4. सो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बना रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन का शेयर बता रहे हैं. ठीक है. सो हमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हर इनकम शी स्पेंड ऑन गुड 2. तो गुड 2 कौन सा है हमारा, x2 है. तो अपनी पूरी इनकम का 4/5 पार्ट, बिकॉज बीटा की वैल्यू यहाँ 4 है और टोटल इनका 5 है, सो 4/5 पार्ट वो गुड 2 के ऊपर खर्च कर रही है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक Principle of Inequality is authored by. So the correct answer is Joseph Stiglitz. देखो, आपको सारी बुक्स सीधे ऐसे नहीं लर्न होंगी कि ये बुक इन पर्टिकुलर ऑथर की है या लाइक दैट. तो हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी जो वर्क्स हैं उन पर ध्यान देना है. तो जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है इनइक्वालिटी पर, बहुत सारा काम किया है जस्टिस पर, साथ में अमर्त्य सेन भी है जिन्होंने काम किया है. लेकिन आपको ये जो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू कैन फॉरगेट द बुक्स ऑफ जोसेफ स्टिग्लिट्ज बट यू कैन नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द बुक्स रिटन बाय अमर्त्य सेन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको ये पता होगा तो डेफिनेटली आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि या दिस इज द बुक नॉट रिटन बाय अमर्त्य सेन, सो इट मस्ट बी रिटन बाय स्टिग्लिट्ज. ओके. सो आपको इस जगह पर एलिमिनेशन का यूज करना होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन में सुरेश तेंदुलकर भी लिखा है, तो सुरेश तेंदुलकर का कोई लेना देना नहीं है इनइक्वालिटी से. सो यू जस्ट कैन रिमूव जिम योंग किम जोंग यूंग, उनका कोई रोल नहीं है. इट्स नॉट, ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज अ पॉलिटिशियन. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ dependent variable on one or more explanatory variable. This is the question of econometrics. I have told you that this is the dependent variable जो कि depend करता है किस पर, तो one or more than one, these are the explanatory variables, and this is the dependent variable. So regression analysis यानी कि जो कि हम econometrics में करते हैं वो हमें बताता है कि कैसे हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं. हम डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी कर रहे होते हैं which is dependent on more than one or more than one explanatory variables. Okay, so let's move on. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इफ x is the number of points rolled with a balanced die, find the expected value of g of x is equals to 2x square plus 1. So the question is pretty easy. जैसा कि आपको पता है कि expected value का फॉर्मूला क्या होता है, so हमें पूछा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर गोइंग टू डू कि इसमें हम जहां पर भी x आ रहा है वहां पर भी हम gx लिख देंगे. सो e ऑफ g ऑफ x.
इट्स अ कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मैंने पढ़ाया है अपने क्लास में, बैच में. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू डू दीज क्वेश्चन, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. एंड अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एनरोल इन द कोर्स दैट आई एम टीचिंग. वहाँ मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी बात किया है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में बताया है. एंड अगर आपको लग रहा है कि हु आई एम टू टेल यू, हु आई एम टू टीच यू दीज थिंग्स, तो मैं आपको बता दूं कि दिस पेपर विच आई हैव रिटन, ये जो पेपर था 2022 का, इन दैट एग्जाम आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 7. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट you can trust on me. So using this we can calculate. अभी आपको पता है कि यहाँ पर x is a point, number of points rolled on a balanced die. Balanced die का क्या मतलब हुआ कि उसके 6, ये जो x है, x की वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, सॉरी 0 नहीं होगा. So ये 6 वैल्यूज आएंगी. कोई अगर डाइस रोल होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी की 1/6 होगी. ठीक है, सभी की 1/6 होगी. और जब हम इसमें g ऑफ x में वैल्यू पुट करेंगे, g ऑफ x की क्या वो है, जो कि हमारे लिए गिवन है 2x² + 1. तो जब हम इसको हर एक x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो हम पाएंगे कि दैट विल बिकम आर 2, दैट विल बी 9, 19, 33, 51 and 73. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम इन सभी वैल्यूज को इनसे करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस करा के हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे. और इन सबको, इन सभी वैल्यूज को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, फिर यहाँ 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 19, सॉरी, इन सभी को हम प्लस करा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर विल बी एट आवर फिंगर टिप्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी B, 94/3. Next question is ln is equals to ln y is equals to β1 plus β2 x1 plus u. तो ये हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है. तो इसमें पूछा है u कैन टेक वैल्यूज दैट आर, तो u पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकता है, u नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है. मैंने आपको बताया है कि u जो है वो स्टोइकास्टिक टर्म है, स्टोइकास्टिक वेरिएबल है, एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव और 0. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज विनर ऑन द वर्क ऑफ गवर्निंग द कॉमन्स. तो गवर्निंग द कॉमन्स एक बहुत ही फेमस वर्क है, और ये किसने किया है, हु इज credited for this work? Elinor Ostrom. Elinor Ostrom was the first female economist who received Nobel Prize in the field of economic sciences. तो इनका हमेशा आपको नाम याद रखना है और ये फैक्ट याद रखना है कि she was the first woman to receive Nobel Prize in economics. जॉन रॉबिन्सन का पहला नाम नॉमिनेट किया हुआ था. द फर्स्ट नोबेल नॉमिनी जॉन रॉबिन्सन है, और द फर्स्ट फीमेल हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज is Elinor Ostrom. So far there have been only 2 women who have received Nobel Prize in economics, and the first was Elinor Ostrom, second is Esther Duflo, जिनको 2019 में ये प्राइज रिसीव हुआ था along with R अभिजीत बैनर्जी. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज आई टोल्ड यू, ये हमारा CLRM का अजम्पशन है कि इट इज लीनियर इन पैरामीटर बट मे और मे नॉट बी लीनियर इन
वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द रैंडम वेरिएबल हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, it refers to the Poisson variable if and only if the probability distribution is given by। तो आपको पता होना चाहिए Poisson distribution का जो PDF है वो ऐसा दिखाई देता है। PDF यानी कि probability density function। so probability density function इस फॉर्म में होता है, so that's why this is the correct answer। so और मैं आपको बता दूं this is our Bernoulli this one is Bernoulli distribution, this one is your binomial distribution। ये binomial distribution हो गया और ये uniform distribution है। भैया ये फिर अटक गया। अभी ठीक है। दिस वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्क्रीट की कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, और ये वाला अकेला कंटिन्यूअस है। ठीक है, let's move on to the next question। Make in India campaign aimed at attracting industries to make India a global manufacturing hub was launched on 25th of September 2014। Okay, this is the factual question। some factual question are very much orbit in nature। वो कहीं से भी कोई भी उठा के पूछ लिए जाते हैं, so you don't have to worry so much about them because आपसे नहीं बन रहे हैं वो दूसरों से भी नहीं बनेंगे। सो इट्स बेटर टू लीव दीज क्वेश्चन, क्योंकि जामिया के एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आर द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। ठीक है, however the cutoff is not very high। if you score somewhere around 65 to 70% you will be in। अभी हमको एक रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है and u gives the difference between what। वही अगेन स्टोइकास्टिक वेरिएबल पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन स्टोइकास्टिक वेरिएबल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y। ओके, बिकॉज हम y की वैल्यूज के लिए तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा y है और राइट हैंड साइड पर हमारा x है। Question number 19। Homoscedasticity refers to the error terms having। homoscedasticity का क्या मतलब होता है? This is the assumption of CLRM, मतलब कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक assumption होता है जिसको हम बोलते हैं homoscedasticity या no heteroscedasticity, और इसका मतलब होता है constant variance। ओके, अभी देखिए इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप एक्सिस So after question number 19, let's come up to the question number 20। The question asks that inflationary gap refer to the axis of aggregate demand over aggregate supply at full employment level। Okay, so the correct answer would be full employment level। Next question। Which of the following describe the lemon problem in economics? Lemon problem, इसका रेफरेंस आपको हाल वारियान में मिलेगा। इफ यू हैव रेड दैट बुक यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट आर द लेमन प्रॉब्लम्स, एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड द लेमन प्रॉब्लम इन अदर बुक्स।
लेमन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि लो क्वालिटी गुड्स को आप हाई क्वालिटी का बताकर जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्स इन्फॉर्मेशन, अगर हम एडवर्स सिलेक्शन के केस का ये वो होता है कि जब भी जो कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है अबाउट द प्रोडक्ट, सो द सेलर जो है वो लो ग्रेड प्रोडक्ट को हाई ग्रेड का दिखाकर बेच देता है ना। और लेमन प्रॉब्लम यूजुअली जो अराइज होती है वो जब हम सेकेंड हैंड स्टफ को खरीदते हैं तब हमें ये ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हैंड कार, यू डू नॉट नो कि इसकी क्या हालत होगी, द मैकेनिक नो, बट यू नॉट बीइंग अ मैकेनिक यू डू नॉट नो कि हाउ मच डज द कार हैव रेन सो फार, इसने कभी एक्सीडेंट किया है या नहीं, और इसके सारे पार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर यूजिंग इट। Okay, so at the point of buying you may not understand, so these are the type of problems are known as lemon problems. तो इसका correct answer होगा low quality goods can be drive high quality goods out of the market. Okay, suppose a small economy imposes a tariff on goods, which of the following statement is false? तो false statement है, consumer surplus of the from the goods will decrease, producer surplus from the good will decrease, the quantity imported will fall, and the dead weight loss will be less than the total supply. So the correct answer will be C, the quantity imported. Definitely जब अगर tariff impose किया जाएगा, so this is the common case. I'm sorry, this is incorrect. Please इसको काट देना अभी. So coming to the question number 22, suppose the small country imposes a tariff on a good, which of the following statement is false? कौन सा statement false है? False. Keep in mind इन्होंने पूछा है false. Consumer surplus from the good will decrease, consumer surplus घटेगा, producer surplus घटेगा, quantity of imported goods will fall, the dead weight loss will be less than the total fall in the surplus. सो डेफिनेटली ये तो करेक्ट होगा कि डेड वेट लॉस कम ही होगा और क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स विल फॉल डेफिनेटली, जस्ट बिकॉज इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। कंज्यूमर सरप्लस भी कम होगा बिकॉज अभी भी अब कंज्यूमर्स को वो चीज़ महंगी मिल रही है, तो डेफिनेटली बी वुड बी द करेक्ट आंसर विच इज फॉल्स हेयर। प्रोड्यूसर सरप्लस को कोई हानि नहीं होगी। What kind of preferences are presented by utility function? तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द केस ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, और ये हमारे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 24, हु सजेस्टेड Question number 24. Who suggested the government of India to introduce expenditure tax and Caldor? Caldor एक बार हमारे यहाँ आए थे, जो निकोलस कैल्डोर नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, वो 1960s के टाइम पर इंडिया में आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया था। और इसलिए और इफ़ यू जस्ट नो दिस फैक्ट दैट कैल्डोर वॉज अमंग, इन सभी में से सिर्फ कैल्डोर जो थे वो हमारे इंडिया आए थे, यू कैन नॉट मार्क द क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम तो कैल्डोर नहीं किया है। When we reject the null hypothesis, then our finding is said to be. तो जब भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, द करेक्ट आंसर विल बी नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो जो H नॉट है, H नॉट विल बी रिजेक्टेड ओनली इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इफ इट विल बी एक्सेप्टेड इफ इट विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, द एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स Herman Daly has formulated ecological approach. So this question is incorrect in the answer keys. Answer keys में D दिया हुआ है, but ये जो D ऑप्शन है उसका करेक्ट जो वो होगा स्टीडी स्टेट अप्रोच, उसको स्टीडी स्टेट अप्रोच को रॉबर्ट शोलो ने वो किया था,
इन्वेंट किया था, फॉर्मुलेट किया था। हरमन डेली इज एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल अप्रोच। ओके, अभी एक और इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i ui। द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखो, अगर हम इस पूरे फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट कराएं x2 से तो हमें क्या मिलेगा, बीटा 2, और अगर हमें इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कराएं विद रिस्पेक्ट टू x3 सो वी विल गेट बीटा 3। सो द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इसके हो गए बीटा 2 एंड बीटा 3। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन द पॉल स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली द किंग डिमांड कर्व, ये होता है किंग डिमांड कर्व। पॉइंट ऑफ किंग, इस पॉइंट ऑफ किंग पर क्वांटिटी रिजिड होती है, प्राइस रिजिड होती है, दोनों रिजिड होती है, कुछ भी रिजिड नहीं होता। सो बाय द डायग्राम एज वेल एज फ्रॉम द थियरी इट इज क्लियर दैट प्राइसेस एज वेल एज क्वांटिटी बोथ आर rigid here. Okay, given the sample size, if we try to reduce the probability of rejecting the true hypothesis, at the same time we increase the probability of accepting the false hypothesis. तो देखो, rejecting the true hypothesis ये type 1 error हो गया, और accepting the false hypothesis ये type 2 error हो गया। तो type 1 error and type 2 error will be at the trade off. So this statement will always be true. C would be the correct answer here. Okay. Liquidity trap is the situation when all potential investors expect the rate of interest to rise in future. Okay, the correct answer will be rise in future, A. क्योंकि liquidity trap की जो situation होती है here, तो जो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होती है वो कुछ ऐसी होती है जहां पर इंटरेस्ट रेट इतना लो हो जाता है, पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट एनी मोर। मतलब इस पॉइंट पर यहाँ जब जब इतना लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, सो पीपल विल थिंक that bonds and holding money and holding bonds will become perfectly substitute of each other. So they would prefer to hold money rather than bonds. तो इस केस में they expect कि अब इससे ज़्यादा नीचे तो कभी इंटरेस्ट रेट जाएगा ही नहीं, इससे आगे ही बढ़ेगा, ऊपर ही होगा। ओके, सो A would be the correct answer. Question number 31. In classical linear regression model, again one more question from econometrics. अगर ये एक मॉडल दिया हुआ है इक्वल टू 0 और आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 0 दिए हुए हैं, सो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये थोड़ा ट्रिकी है, बट लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, लैम्डा 2 एक्स 2i इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 एक्स 3i। अब हमने x2i को सपोज कर लिया कि दिस अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में, सिंस ये और ये दोनों ही 0 हैं, मतलब कि इसकी डिपेंडेंस इस पर बिल्कुल 0 है, सो वी कैन से दैट देयर इज नो मल्टी कोरिलेशन इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, सो दिस वुड बी द केस ऑफ नो मल्टी कोलिनियरिटी। ओके, no correlation between explanatory variables. The table of nature is laid for few. Those who come uninvited will starve. Who among the following has made this statement? तो ये काफी फेमस स्टेटमेंट है, जो कि अगर आपने मैल्थस की थियरी पढ़ी है, टी.आर. मैल्थस की, थॉमस मैल्थस की, तो आपको पता होगा कि वो हमेशा ये बात पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करते हैं, और वो डार्विनियन नोशन पर बिलीव करते हैं। तो आपको अगर उनकी थियरी पता है, देन डेफिनेटली इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मार्क द करेक्ट आंसर। अदरवाइज दिस क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन वाज फाउंड इन यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको उसे ज़रूर सॉल्व करके जाना है। जो भी 3-4 पिछले 5-6 साल के पेपर्स तो कम से कम आप करके जाइए ही, सो दैट ये सारी चीज़ें जो स्टेटमेंट वाइज, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो आपसे बने। So C would be the correct answer here. Okay. Farmers are worse off than there is good harvest, as
क्यों फार्मर सफ़र करते हैं, क्यों अच्छी हार्वेस्ट होने पर, अच्छी फसल आने पर भी फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एग्रेरियन जो वो होते हैं, गुड्स होते हैं, उनकी सप्लाई काफ़ी इलास्टिक होती है और जो डिमांड है वो काफ़ी इनइलास्टिक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डिमांड वॉज इनइलास्टिक। ओके, इट्स ई। वैल्यू एंड कैपिटल इज रिटन बाय, अगेन अ बुक बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाला जो बुक है वो काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स विच हु इज एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, क्या करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो हमें हमेशा पता है कि जब भी हम बीओपी की बात करते हैं तो बीओपी में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और एक होता है हमारा ओवरसीज अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बेसिकली ओवरसीज इज अ गवर्नमेंट रिलेटेड, सो वी डोंट हैव टू स्टडी दिस वर्ड। लेकिन करंट अकाउंट में हम वो सारे गुड्स और सर्विसेज की जो पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, उनको रखते हैं जो किसी भी कंट्री का एसेट लाइबिलिटी स्टेटस को नहीं हिंडर कर रही होती है। और कैपिटल अकाउंट में हम उन सारे पेमेंट्स को और रिसिप्ट को रखते हैं जिनसे किसी कंट्री का एसेट लाइबिलिटी स्टेटस जो है वो हिंडर हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी तो इस केस में यहां पर हम देखेंगे कि द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन एन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। नहीं, डिविडेंड है, डिविडेंड इज अ ट्रांसफर पेमेंट, सो दैट वुड बी अ करंट अकाउंट का पार्ट। ओके, करंट अकाउंट का पार्ट, so that will be a part of current account. Purchase of plane ticket on a foreign airline, तो ये क्या होगा, purchase of a plane ticket on a foreign airline, that will be a part of again ये goods and services है, it's service, so again it will be a part of current account. Shipment of food aid to a poor country, it's a grant, it's a transfer payment, so that will again, it's not hindering any asset liability status of any country, so that will again be a part of current account. Purchase of foreign goods for foreign bonds, अब आपको दिखाई दे रहा है कि it's a bond, तो ये जो होगा ये होगा FIIs का पार्ट। FIIs और FIIs काय में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, so this would be the correct answer. As per ISLM framework, an increase in the government expenditure will result in, ISLM फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तो IS कर्व शिफ्ट होता है, SLM कर्व, IS कर्व जब शिफ्ट होता है तो R से हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, R0 R1, और ये Y और Y0 Y1। सो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ते हैं, सो इनकम and rate of interest both will increase. So let's come on to the question number 38. Laffer curve shows the relationship between tax revenue and tax rate. The correct answer will be C. Who formulated people plan? M.N. Roy, you know this. और दूसरे जो प्लान्स हैं, गांधीयन प्लान जो है वो जयप्रकाश नारायण का है, और भी अलग दूसरे बॉम्बे प्लान जो हैं वो सबको, सारे प्लान्स आपको अच्छे से याद करके रखना है, बिकॉज इनके ऊपर जो प्लान्स 1960s के टाइम पे बन रहे थे ना, लाइक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द वेज गुड मॉडल, तो वेज गुड मॉडल इंडिया में डेवलप किया था वकील एंड ब्रह्मांड। द टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ stationary of a time series in a presence of correlated error term is augmented Dickey-Fuller test. अभी हमने क्या देखा है कि टाइम सीरीज इन कोरिलेटेड एरर टर्म्स, तो ये इससे ही समझ में आ जाता है कि ये ऑटो कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। और ऑटो कोरिलेशन को
मेजर करने के लिए हम ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का यूज करते हैं. ओके. When the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, and what does it mean? तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड, the Reserve Bank of India will have less money to lend, the Union Government will have less money to, Union Government do not lend, Commercial Bank will have more money to lend. तो देखो इन्होंने CRR इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनके पास कम पैसा होगा, बिकॉज दे विल टेक they has to increase, they have to keep the reserves high, so they cannot lend much. A would be the correct answer here. अभी एक मैट्रिक्स का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन्होंने पूछा है कि A मल्टीप्लाइड बाय B द होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, ट्रांसपोज. तो पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है कंसेक्यूटिवली. जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सो वी विल फाइंड matrix multiplication. You must know this. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इरेज हो. So after question number 42, let's come up to question number 43. तो इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई कराना है A और B का और उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज फाइंड करना है. सो इफ यू व्हेन यू डू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज आई हैव टोल्ड यू, यू विल फाइंड दैट कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A और B जो है वो आएगा आपके लिए 12, 13, 24 एंड 25. और इसको जब आप ट्रांसपोज कराओगे तो आपके पास मिल जाएगा ए बी द होल कॉम्प्लीमेंट. आपके पास मिलेगा 12, 13, 24 एंड 25. ओके. सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. तो कौन सा मैच कर रहा है इससे? दिस वन. ठीक है. इन्होंने थोड़े थोड़े से वैल्यूज ऊपर नीचे किए हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस जगह पर. The co-integration of two or more time series suggests that an equilibrium relationship between them exists is in long run. ओके. तो जब हम टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं तो हम एक लंबे टाइम की बात कर रहे हैं और जब हम इनको भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो हमें एक लॉन्ग रन में चीजें पता चलेंगी. तो दैट वुड बी ए. मोस्ट popular definition of sustainable development is given by Bertrand report. Okay. So you must have found this question in several papers. That's a very highly repetitive question that you always have to keep in mind. Suppose that a scarce resource facing a constant demand will be exhausted in 10 years if an alternative resources will be available at the price of 40. What will be the interest? And if the interest rate is 10%, what must be the scarce resources be today? देखो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, फ्यूचर वैल्यू इन्होंने गिवन दी है, टाइम इन्होंने गिवन दिया है और रेट इन्होंने गिवन दिया है. सो यू नो दैट कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू FV, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर t. ओके. तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 बिकॉज इट्स 10%. तो जब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएंगे दैट विल बी 0.10 और इसके ऊपर पावर लगी होगी 10 की. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड 15.42 वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. So the option B would be the correct answer. Okay. Backward bending supply curve of labor suggests that. Backward bending supply curve हमें क्या दिखा रहा होता है? ऐसा कुछ दिखाई देता है backward bending supply curve.
कि पहले वेजेस इंक्रीज करने पर लेबर की सप्लाई बढ़ती है, दिस इज लेबर सप्लाई, लाइक क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड, और यहाँ पर है ये वेजेस, मनी वेजेस, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो रिवर्सली बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि पहले इंक्रीज करता है और फिर बाद में रिड्यूस करने लगता है जैसे जैसे वेज इंक्रीज करते हैं। Question number 48. The exchange rate is kept at the same in all parts of the foreign exchange market by exchange arbitrage. Exchange arbitrage का क्या मतलब होता है कि जो किसी एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और उसके किसी और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट कम है, तो जो कम इंटरेस्ट रेट वाले होंगे वो वहाँ से खरीद के वहाँ दूसरी जगह पर वो करने लगेंगे। तो इस मूवमेंट के कारण जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो हर कहीं इक्वल हो जाएगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द रीजन वाई कि एक्सचेंज रेट एक्सचेंज आर्बिट्रेज के थ्रू मैनेज हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है व्हेन द नेशन इम्पोजेस एन इंपोर्ट टैरिफ द नेशंस ऑफर कर्व विल बी। तो देखो, ऑफर कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है px अपॉन py, ठीक है, एट ऑटार्की। तो जब भी हम कोई भी नेशन इम्पोज कर रहा है इंपोर्ट टैरिफ मतलब कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट विल बी इंक्रीज, सो एक्स इज एक्सपोर्ट, वाई इज इंपोर्ट। ओके, सो वाई जब बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो स्लोप होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, सो इट विल बी अवे फ्रॉम द एक्सिस, ओके, अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सपोज दैट द डिमांड कर्व इज गिवन बाय डी पी इज इक्वल्स टू 10 माइनस पी। सो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस एट एक्स इज इक्वल्स टू 6। सो द कंज्यूमर सरप्लस विल बी, देखिए आपको डिमांड कर्व गिवन है और आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू पी, सॉरी। सो क्वांटिटी हमको यहाँ पर गिवन है जो कि हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, that is price, this is the demand curve, and at x is equals to 6 की बात हो रही है, so this is 6। तो प्राइस हम इस फंक्शन में रख के निकाल सकते हैं। फंक्शन में जब हम रखेंगे तो हमें क्वांटिटी गिवन 6 है, इसको रखेंगे तो दैट विल वी विल फाइंड 4 वुड बी द प्राइस। मैक्सिमम प्राइस हमारे लिए गिवन है 10 और हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है, तो हमें बेसिकली इस रीजन को फाइंड करना है, दिस रीजन, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। सो इट्स सिंपल, आपको सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपली हाफ, यहाँ पर बेस हो जाएगा इसका 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट वुड बी 6। सो यू विल फाइंड 18 वुड बी द करेक्ट आंसर। इन द कीज 42 इज रिटन बट इट्स रॉन्ग, लाइक अगर आप इस मेथड से करो या आप इंटीग्रेट करके करो, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट 18 वुड बी द करेक्ट आंसर। So this question has been challenged by me and others as well. Which organization in India has been given the responsibility to monitor the progress of sustainable development goals as नीति आयोग? नीति आयोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ को, प्रोग्रेस को एसेस करेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में गिवन है डिमांड कर्व आपको गिवन है और उसके बाद आपको फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस एट एक्स इज इक्वल्स टू 6। तो हमें क्वांटिटी गिवन है और हमें इसकी डिमांड फंक्शन गिवन है, इसके थ्रू हम प्राइस का पता लगा सकते हैं कि व्हाट वुड बी द प्राइस। सो द प्राइस वुड बी 10 माइनस 6 दैट इज लाइक 4। ओके, सो हमें पता है कि डिमांड कर्व वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस वुड बी आवर डिमांड कर्व, the price is given 4, the quantity is 6 and the maximum price is 10। हमें इस एरिया को फाइंड करना है, बेसिकली दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। सो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट यानी कि इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड नॉट टू कॉम्प्लिकेट इट। सो वी नो दैट्स कि यहाँ से 10 से 4 माइनस करेंगे वी विल गेट 6 और 0 से 6 तक ये 6 है। सो वी विल सी दैट द एरिया कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू हाफ 10 minus 4 multiplied by 6. So that would be our half
6 into 6, that would be 18. So I hope you like this video. ये पार्ट 1 है इस सीरीज का. नेक्स्ट पार्ट में हम आधे क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. So thank you so much for watching and kindly subscribe this channel.